हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास लाइव प्रोग्राम जो सैटरडे में हम 1 घंटे के लिए अपने दर्शकों के साथ होते हैं। ख़ास ख़बरें देने के अलावा हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनके सवालों का जवाब दिया जा सके। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का वेलकम, खैर मकदम करता हूं और मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने के लिए। इसके अलावा मैं फिर से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड मुसलसल आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की दुआएं और पसंद करने की वजह से आगे बढ़ रहा है। अगर आप लोग कोई हमारे साथ मदद करना चाहें तो हमारे हर यूट्यूब वीडियो के साथ नीचे लिंक दिया होता है, जिस पर आप जा कर के हमारे काम में शरीक हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जिस शहर में, जिस मुल्क में, जहाँ भी हैं, अपने नाम के साथ सवाल भेजें ताकि मैं आपको नाम के साथ आपके मुल्क और आपके शहर के साथ अपने शो में शामिल कर सकूं। और इससे दूसरे लोगों को भी अंदाज़ होता है कि कहाँ कहाँ लोग बैठे हुए हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अब तक बहुत ही आप लोगों ने मोहब्बत दी है। हमारे मीडिया स्टार वर्ल्ड के दोनों प्रोग्राम जो नज़र दुनिया पर, जो मंडे से फ्राइडे हर रात 9 बजे हम आपके सामने लेकर आते हैं। इसके अलावा हर दिन दोपहर बाद 2 बजे हमारा कार्यक्रम आपके रूबरू आपके सामने होता है। तो ये जिसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, देश विदेश से हालात को समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चूँकि आज सैटरडे में हम नज़र दुनिया पर कार्यक्रम नहीं दे पाते लाइव की तैयारी की वजह से, इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ ख़ास ख़बरें आपको बताता चलूँ। आज की सबसे बड़ी ख़बर है, आज कि अमेरिका में वोटों की गिनती और हंगामा दोनों जारी हैं। हारने के डर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडन को जीत का गलत दावा नहीं करना चाहिए, जबकि जो बाइडन की इलेक्शन टीम ने कहा है कि अगर ट्रंप ने हार नहीं मानी तो उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जीत के बेहद करीब पहुंचने वाले जो बाइडन की इलेक्शन टीम ने उन रिपोर्टों पर रिएक्शन दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप हार कबूल नहीं करेंगे। साथ ही खबर है कि अमेरिका के CNN चैनल ने खबर दी है कि व्हाइट हाउस के कई सीनियर अफसरों ने ट्रंप की हार को देखते हुए ट्रंप को पीठ दिखाना शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस के सोर्सेज ने बताया है कि जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस के कई अफसरों को बुलाया तो वे कोई ना कोई बहाना बनाकर उनके बुलाने पर नहीं पहुंचे। व्हाइट हाउस के अफसरों के ज़रिए जिस तरह का रवैया अपनाया गया है और उन्होंने जितनी जल्दी ट्रंप से अपना मुंह फेर लिया है, अभी तक व्हाइट हाउस की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं देखा गया। उधर जो बाइडन की टीम ने कहा है कि जैसा कि हमने 19 जुलाई को भी कहा था कि अमेरिकी जनता जीतने वाले का फैसला करेगी और अमेरिकी सरकार में इतनी ताकत है कि वो ज़बरदस्ती कब्जा करने वालों को व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दे। CNN ने जानकार सोर्सेज के हवाले से खबर दी है कि ट्रंप ने अपने नज़दीकी लोगों से कहा है कि वे हार नहीं मानेंगे। CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ट्रंप के नज़दीकी लोगों का कहना है कि किसी ना किसी को ट्रंप से ये कहना होगा कि व्हाइट हाउस में उनका दौर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि ट्रंप से ये बात कौन कहेगा। लेकिन हो सकता है कि उनकी बेटी इवांका ट्रंप या दामाद जारेड कुशनर को ट्रंप से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए। ट्रंप ने वोटों की गिनती में धांधली का इल्ज़ाम लगाया है और कई स्टेट्स में मुकदमा दायर किया है, जबकि उनके इस इल्ज़ाम पर उनकी अपनी ही पार्टी भी यकीन नहीं कर पा रही है। जो बाइडन को व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट की ज़रूरत है, क्योंकि वो 264 वोट हासिल कर चुके हैं, जबकि ट्रंप सिर्फ 2014 पर अटके हुए हैं। माफ़ कीजिएगा, 214 पर अटके हुए हैं।
इसी से मुताल्लिक़ एक ख़बर ये है कि अमरीकी कांग्रेस की हेड नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि जो बाइडन अमेरिका के चुने हुए प्रेसिडेंट हैं और बहुत जल्द अपनी जीत का ऐलान कर देंगे। उन्होंने फ्राइडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन में जो बाइडन की बढ़त और वोटों की गिनती का जिक्र करते हुए कहा कि बाइडन को हिस्टोरिक वोट मिले हैं। दूसरी खबर भी काफ़ी अहम है। जो बाइडन की जीत से डरे हुए इजराइल की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। वहाँ के यहूदी बस्ती बनाने वाले मिनिस्ट्री के मंत्री जेशी हैंगबी ने कहा है कि अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बने तो ईरान और इजराइल के बीच जंग होगी। इजराइल के मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बाइडन की पॉलिसीज़ इलाके में जंग की आग भड़का सकती हैं। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि हैंगबी ने कहा है कि बाइडन बहुत दिनों से खुलकर ये कह रहे हैं कि वे ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते में वापस लौट जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये काम किया तो इसके नतीजे में ईरान और इजराइल एक दूसरे से टकरा जाएंगे। इस इजरायली मिनिस्टर ने कहा है कि उन्हें इजराइल की यहूदी बस्तियां और दूसरे मामलात में जो बाइडन की पॉलिसीज़ की तरफ से कोई फिक्र नहीं है, लेकिन ईरान का मामला अलग है। यानी ये बात उन्होंने साफ कर दी कि इजराइल के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उसमें अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ है, चाहे ट्रंप हो या जो बाइडन हो। जेशी ने इजराइल के चैनल 13 से एक इंटरव्यू में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के ज़्यादातर लोग बराक ओबामा और ईरान के बीच हुई न्यूक्लियर डील को एक गलती समझते हैं और इसे गलती समझने से ही पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती। इस इजरायली मिनिस्टर से जब ये पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के साथ समझौते की बात की है तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो समझौता चाहते हैं वो बाइडन के समझौते से बहुत अलग है और वो समझौता दबाव के नतीजे में किया जाता। तीसरी खबर भी काफ़ी अहम है, वो ये है कि लंदन से जहां अरबी ज़बान के अखबार अल कुद्स अल अरबी का कहना है कि इजराइल ही नहीं बल्कि गल्फ़ के कई मुल्क भी ट्रंप के जाने से डर में परेशान हैं। उसके मुताबिक ट्रंप के जाने से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी बेहद फिक्रमंद हैं। चौथी और आखिरी खबर रूस से है, जहां प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बीमारी और उनके इस्तीफे की खबर को अफवाह बताया गया है। प्रेसिडेंट के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन के इस्तीफा देने की खबर झूठ और बेबुनियाद है। लंदन से छपने वाले अखबार डेली मेल ने मॉस्को में अपने सोर्सेज के हवाले से दावा किया था कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पार्किंसन बीमारी से मुतासर हो गए हैं, इसलिए वे नए साल के जनवरी के महीने में अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे देंगे। पेस्कोव ने इस दावे का जिक्र करते हुए कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन पूरी तरह से सेहतमंद हैं और प्रेसिडेंट पोजीशन छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब पुतिन के पार्किंसन से मुतासर होने का दावा किया गया है। इससे पहले भी पुतिन के दोनों हाथों में तालमेल न होने की बात कहकर ये कहा गया था कि पुतिन पार्किंसन से मुतासर हो सकते हैं। सोर्सेज के हवाले से दावा किया गया है कि मॉस्को के पॉलिटिकल साइंटिस्ट बेलेरी सोलोवो ने द सन को बताया कि पुतिन की दो बेटियां उन्हें पद छोड़ने के लिए बार बार कह रही हैं, यानी वो कहती हैं कि आप प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दें। पुतिन अभी 68 साल के हैं। उन्होंने पहली बार 7 मई 2000 को प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाला था, जबकि वो रूस के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्हें रूस को मजबूत पोजीशन में वापस लाने वाला लीडर समझा जाता है। अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों को हमेशा उनसे प्रॉब्लम रही है और उन्होंने वेस्ट एशिया समेत अलग अलग इलाकों में अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलायंस पार्टनर्स के बहुत से प्लान्स को नाकाम बनाने में अहम रोल अदा किया है। इसीलिए समझा जाता है कि वेस्टर्न मीडिया में उनके बारे में इस तरह की खबरें अक्सर आती रहती हैं। तो ये थी आज की ख़ास खबरें। अब मैं चलता हूँ आपके सवालात की तरफ ताकि मैं आपसे बराह रास्त बात कर सकूँ, आपके सवालात का जवाब दे सकूँ। ये
हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि एक बड़ी तादाद हमारे प्रोग्राम्स में शिरकत करती है और इसमें ख़ास तौर पे लाइव प्रोग्राम में दुनिया भर से लोग जुड़ जाते हैं। अभी तकरीबन 250 से ज़्यादा, कुछ लोग 255 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से। मैं सबसे पहले इमरान शाह, वालेकुम सलाम। आर के गाज़ी, आपका मैसेज होल्ड किया हुआ है, मैं उसे अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ सकता। पठान इलियास साहब, वालेकुम अस्सलाम। अरशद हुसैन, वालेकुम सलाम। अली अकबर, गेम चेंजर, ये गेम चेंजर के नाम से आईडी है जो लेबनान में हमारे भारतीय काम करने वाले हैं। वो बहुत परेशानी से गुज़र रहे हैं। वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि लेबनान में डॉलर से तनख्वाह कब से मिलनी शुरू होगी। वहाँ चूँकि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत परेशानी के हालात से गुज़र रहे हैं। हमने लेबनान में भारत के कुछ जो फंसे हुए, जिनकी वीज़ा ख़त्म हो चुकी या काम की कमी की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से कोरोना के बाद परेशान हैं, उनके बारे में हमने एक बार एक एपिसोड भी बनाया था और वहाँ के लोगों के हालात हमने बताने की कोशिश की थी। वो अक्सर, ये गेम चेंजर के नाम से आईडी है, वो लेबनान बेरूत से हैं और वो अक्सर हमसे ये सवाल करते हैं जिसका हम भी जवाब नहीं दे पाते। जाहिर है जो कुछ लेबनान की हुकूमत करने जा रही है उसका अभी अनाउंसमेंट से पहले तो हमें कैसे मालूम हो सकता है। इससे आगे मैं चलूँगा। सरूर अली, वालेकुम सलाम। मुश्ताक अहमद, मेरा नाम मुश्ताक अहमद, मध्य प्रदेश, भोपाल, इंडिया, वालेकुम सलाम। जॉय बाइडन की जीत निश्चित है, अमेरिका में चुनाव हुए हैं, आप थोड़ा बताएं इस बारे में। जी, मैंने तो शुरू में जो ख़बरें आपको बताई हैं वो अमेरिका से मुताल्लिक़ ही बताई हैं, इलेक्शन से मुताल्लिक़। और इससे अलावा कल जो हमारा 2025 एपिसोड था, जो अब तक तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, उसको भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ आपको ये अंदाज़ हो जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है अमेरिका में इलेक्शन के बाद। तो आप हमारे सभी प्रोग्रामों को अगर तफसील से देखेंगे आखिर तक तो आपको बहुत सी डिटेल्स मिलेंगी। अभी मैं कुछ आगे सवाल लेता हूँ। पठान लिया साहब, काज़मी सर, आप आज का लाइव यूट्यूब पर और फेसबुक पर चलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर इस वक्त लाइव हूँ। आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। कुछ लोगों का मुझे मालूम है कि एक बार जम्मू से किसी ने कहा था कि हमें फेसबुक पर आसानी है देखने की और यूट्यूब में कुछ मुश्किल है, तो हमने इस प्रोग्राम को दोनों प्लेटफॉर्म्स पर देने का फ़ैसला किया है। कुछ तकनीकी तरीक़ों से कुछ कोशिश की है, उसमें हमें कामयाबी मिली है। इसके अलावा अशरफ कमाल, वालेकुम सलाम। बाइडन आने से तुर्की क्या फ़ायदा होगा? देखिए, तुर्की के बारे में बहुत लोगों को सवाल अक्सर करते हैं और तुर्की के बारे में आम ख़याल ये है कि वहाँ सल्तनत उस्मानिया शायद क़ायम हो जाएगी और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान वहाँ एक तरह से उनका खलीफा की हालत होगी। वो तो आप लोग जहन से निकाल दें, चूँकि मेरा अपना भी तज्जिया ये है और तुर्की में हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं इफ्तिखार गिलानी, मैंने उनसे भी ये सवाल किया था और उन्होंने भी यही कहा था कि ये 2023 जब आप सल्तनत उस्मानिया की वापसी की बात सोच रहे हैं, उस साल में तुर्की में इलेक्शन है और किसी को नहीं मालूम कि रजब तैयब एर्दोगान ही रहेंगे या कोई तब्दीली हो जाएगी। इससे आगे मैं चलता हूँ। अच्छा, ये माफ़ कीजिएगा, मैंने ये मैसेज ठीक से नहीं देखा था। गेम चेंजर लेबनान से कह रहे हैं, सर लेबनान में अब डॉलर स्टार्ट होगा या नहीं, प्लीज़ बताओ सर। अच्छा, नहीं, ये मैं समझ रहा था कि आप कह रहे हैं कि शुरू हो गया, लेकिन बहरहाल आप लोगों की ये बेचैनी हम समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे जैसा कि मालूम है वहाँ इतनी
करेंसी इतनी डाउन हो गई है कि वहाँ की रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी होना आप लोगों की मुश्किल हो रही हैं। मुझे नहीं मालूम भारत सरकार ने कोई हमारे उस प्रोग्राम के बाद में कोई आप लोगों को राहत पहुंचाने का कोई काम किया है या नहीं। ये बहरहाल भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि विदेशों में भारतीय जहां भी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, उनकी मदद की जाए। करीम खान सर, अमेरिका में अब क्या होगा? सरकार बदलेगी, और सरकार बदलेगी तो ट्रंप के बहुत से फैसले जो बहुत ही बेहुदे किस्म के फैसले थे उनमें तब्दीलियां आएंगी, और हम अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अभी आप देखेंगे कि बहुत इम्कान इस बात के हैं कि ईरान के न्यूक्लियर डील में वापस अमेरिका वापस आ जाएगा, या नेटो को मजबूत करेगा। जिन मुल्कों से ट्रंप लड़ते रहते थे कि पैसा हमें दो, पैसा कम दिया है आप लोगों ने, और क्लाइमेट चेंज वाला जो पेरिस क्लाइमेट समझौता जो है उसमें भी हो सकता है अमेरिका वापस आए। यूनाइटेड नेशन में ख़ास तौर पे अभी पिछले दिनों जब कोरोना वाला मामला हुआ था तो ट्रंप ने WHO पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो चीन के लिए काम करता है, और ये कह दिया था कि हम WHO को माली मदद देना बंद कर देंगे। तो ये इस किस्म के जो अचानक एक ट्वीट पर पूरे मुल्क की पॉलिसी बदल देने का जो मिजाज था, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइडन, चूँकि अब से पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बराक ओबामा के ज़माने में, और काफ़ी सुलझे हुए सियासतदान हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो निस्बतन ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ फ़ैसले लेंगे, और वो फ़ैसले लेंगे जो अमेरिका के लिए बेहतर होगा। आगे मैं चलता हूँ। पठान इलियास साहब, काज़मी साहब, अमरीकी चुनाव का क्या हाल है, कौन जीत सकता है? वो बहुत क्लियर हो चुका है। जो बाइडन को 270 सीटें मिलनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए। 264 जो बाइडन को मिल चुकी हैं, और 214 पर ट्रंप अटके हुए हैं। हाथों से गिनती हो रही है, बहुत से बैलेट हैं जो पोस्टल बैलेट्स हैं उनका की गिनती चल रही है, इसलिए अभी लगता है कि हो सकता है 1-2 दिन और लग जाएं फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर होने में। लेकिन ये तय है कि जो बाइडन ही बनेंगे। 50 इलेक्टोरल वोट्स का फ़र्क है दोनों कैंडिडेट्स में, और जीतने के लिए महज 6 और इलेक्टोरल वोट्स चाहिए। तो जो बाइडन के जीतने का यकीन है पूरी दुनिया को, ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरी दुनिया को। अरशद हुसैन, इफ़ जो बाइडन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट विल ही कम बैक टू JCPO, एनी चांसेस? अरशद फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर से अरशद साहब सवाल कर रहे हैं कि क्या JCPO, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, क्या वो अमेरिका वापस आएगा? तो मेरा अंदाज़ ये है, और जो बाइडन अब से पहले कह भी चुके हैं, कि वो ज़रूर इस एग्रीमेंट में वापस अमेरिका को लाएंगे। अभी बहरहाल देखना की बात है, चूँकि सीनेट में डेमोक्रेट्स को मेजॉरिटी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। वहाँ ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन बहुत से फैसलों को रोक सकती है। इसके साथ साथ मैं फेसबुक पर देखता हूँ जो हमारे देखने वाले हैं। सैयद मेहताब काज़मी साहब, हाशिम अली, सलाम, आपका तज्ज़िया और ख़बरें बेमिसाल होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम अली साहब। शायद आप तेहरान से हैं, मैं जो पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मेहताब काज़मी, अमेरिका में बदलाव हो रहा है, इसमें ईरान पर क्या असरात होंगे? देखिए, ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है, चूँकि ईरान को एक तरह से बलि का बकरा बनाया गया था। एक एग्रीमेंट साइन हुआ 2015 में, और उससे 2017 मई में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते इसको, और हमारी पहली सरकार भी बेवकूफ़ थी और सारे काम गलत किए हैं बराक ओबामा ने। और उसके बाद ईरान पे पाबंदियां भी लगा दी जो पाबंदियां नहीं लगने वाली थी। तो अब बहरहाल ईरान के बारे में बहुत लोग इसका सवाल कर रहे हैं, और अब तक जो अंदाज़ है, जो कुछ इशारे मिले हैं इलेक्शन कैंपेन में, उससे तो यही लगता है कि वो ईरान न्यूक्लियर डील में, जिसे JCPO कहते हैं, उसमें वो वापस आएंगे। शकील अहमद ख़ान, वालेकुम सलाम। शकील अहमद, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच, लखनऊ। वेलकम है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। आप हमें पसंद करते हैं, देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर शायक, इंसाफ होना चाहिए वर्ल्ड में, दुनिया में इंसाफ होना चाहिए, ये हर इंसान के दिल की आवाज़ है। मासूम जैदी इज़ वॉचिंग,
रहमत अली करबलाई हैदरी इज़ वॉचिंग। मैं समझता हूँ ये रहमत अली साहब करगिल से हैं, अगर मैं सही से समझ पाया हूँ। अली गाज़ी वालेकुम सलाम, ये कुवैत से हैं अली गाज़ी साहब। तो बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़े हुए हैं। और मैं अब चलता हूँ यूट्यूब के देखने वालों के सवालात ले लूँ ताकि बात आगे बढ़ सके। आर के गाज़ी, गोदी मीडिया और अंधभक्त का दिन ख़राब चल रहा है। एक तरफ अर्नब गोस्वामी और दूसरी तरफ अंधभक्त के पापा ट्रंप। देखते हैं अब अंधभक्ति नया पापा किसको बनाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, मैंने जो कुछ कमेंट आया मैंने वो उसी तरह से पढ़ करके सुनाया, क्योंकि लाइव प्रोग्राम का असल मकसद ये है कि लोगों के दिलो दिमाग में जो सवालात हैं, जो कमेंट्स हैं, वो सामने आएँ और उसको पब्लिक के सामने रखा जाए। चूँकि ये सोशल मीडिया का ही कमाल है कि ये सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पर कह सकते हैं, बता सकते हैं, और लोगों की राय है, कोई राय से मुत्तफिक हो या ना हो। लेकिन अब जो बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ अर्नब गोस्वामी जो रोज़ाना चीखता चिल्लाता था, नेशन वांट टू नो, देश जानना चाहता है, ये ऐसी पत्रकारिता, इतनी घटिया पत्रकारिता करके उस शख्स ने पूरे हिंदुस्तान का नुकसान किया है और नफ़रतें फैलाने का काम किया है। हर दिन चीख के चिल्ला के, एंकर का काम ये नहीं होता। एंकर जज नहीं हो सकता, पुलिस नहीं हो सकती, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, लेकिन उस शख्स में एक अजीब अजीब घमंड देखने में आता है, आता रहा है। और उसमें ऐसा लगता है कि सरकार के कुछ लोग उसका, वही लोग जो अब बीजेपी के लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार को कह रहे हैं कि साहब आपने मीडिया का गला घोंट दिया। अब से पहले कई दर्जन पत्रकारों को बीजेपी की हुकूमतें, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे आगे है, और कई और हुकूमतों में भी पत्रकारों पर बहुत सख्तियां की गई हैं, झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। यूएपीए लगाया गया उस शख्स पर जिसने मिड डे मील के बारे में रिपोर्ट की थी कि रोटी और नमक बच्चे खा रहे हैं। तो ये बीजेपी यही सपोर्ट करती रही है। अब ये सवाल जो कर रहे हैं हमारे दर्शक आर के गाज़ी, वो ये कह रहे हैं कि अब अंधभक्तों के लिए पापा जो है, यानी ट्रंप, अब वो किसी नए पापा को ढूंढेंगे। ये बहरहाल हम उसमें शरीक नहीं होते, लेकिन कमेंट्स, लोगों के जज्बात ऐसे हैं जो कुछ वो बयान कर रहे हैं। एफ के नाम से जीविस है, साला पुतिन क्यों छोड़ेगा कुर्सी। देखिए, आप अनपार्लियामेंट्री ज़बान इस्तेमाल ना कर सकें, मैं भी इसको नहीं बढ़ता, लेकिन चूँकि ये ऑन द स्पॉट पढ़ा जा रहा है और लाइव है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है आप सभी लोगों से कि किसी के लिए भी अनपार्लियामेंट्री ज़बान का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी से मुखालफत भी है तो उसको शाइस्ता ज़बान में, शरीफाना अंदाज में आप अपनी बात कह सकते हैं। किसी को भी जलील ना करें, बेइज्जत ना करें, और किसी के साथ गलत प्रीफिक्स ना लगाएं, गाली ना दें किसी को, ये बहुत बुरी बात है। करीन खान, सर इलेक्ट्रिक वोट्स का क्या मैटर है। इलेक्ट्रिक वोट नहीं है ये। देखिए, वहाँ पर पोस्टल बैलेट होता है, यानी डाक के ज़रिए आने वाले जो वोट हैं उनकी गिनती। इस बार चूँकि कोरोना वायरस का मामला था तो उसमें कुछ स्टेट्स ने चॉइस दी थी कि आप लोग पोस्टल बैलेट चूज़ कर सकते हैं और वोट डालने के लिए बूथ पर आना ज़रूरी नहीं है सेहत की वजह से। तो इस बार कुछ ज़्यादा बड़ी तादाद है उन पोस्टल वोट्स की, और उसकी मुखालिफत करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और पहले ही जब उन्हें हारने का अंदेशा होने लगा था तो उन्होंने तभी से कहना शुरू कर दिया था कि वो इन वोटों पर यकीन नहीं करते। तो ये बहुत ही गैरमामूली है कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट अपने ही सिस्टम को गलत साबित करने की कोशिश करे। ये बहुत लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशफाक रिजवी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं। काज़मी साहब, मैं अशफाक सऊदी अरब से। अशफाक साहब, वेलकम है आपका सऊदी अरब से। देखिए, हमारी ख़बरें मुझे नहीं लगता कि आपको कितनी अच्छी और कितनी बुरी लगती होंगी, क्योंकि मैं सऊदी अरब की जो सियासी सिस्टम है उसके बारे में भी अक्सर मैं बताता रहता हूँ, और जिस तरह से वो वाशिंगटन और तेल अवीव से
के इशारों पर वो चलते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है और पूरी दुनिया का मुसलमान ख़ास तौर पर इस बात पर अफसोस ज़ाहिर करता है। ग़ुलाम हुसैन हसन, ये बहुत बहुत शुक्रिया। स्मार्टी राज, मीडिया वालों को जो एक्शन अमेरिका में हुआ है, इंडिया के मीडिया वाले ये एक्शन कब लेंगे? मैं आपको बता दूं कि जिस एक्शन का जिक्र आप कर रहे हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने ये कहना शुरू किया कि सब अगर कानूनी तरीके से जो वोट आई हैं उनकी गिनती अगर हो तो मैं जीत जाऊंगा। तो वहाँ के टेलीविज़न चैनलों ने उसका बायकॉट कर दिया, ये कहते हुए कि ये आदमी मुसलसल झूठ बोल रहा है और अब ये झूठ बोल रहा है तो हम इनका झूठ पब्लिक में क्यों चलाएं। ये प्रोटेस्ट करते हुए वहाँ के मीडिया ने एक तरह से बायकॉट किया है। ये सही बात आपने कही कि हिंदुस्तान का मीडिया कब ये करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब्दुल अहद, वालेकुम सलाम। सैयद ये शकील अहमद, ये इनका भी सवाल आ चुका। तनवीर शेख, रहमत अली करबलाई, अली गाजी, आगे मैं चलता हूँ। भट्ट इम्तियाज़ भट्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी इमेज भेजी है। अनवर ख़ान साहब, आपने फूल इस पर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगनाथन को बहुत खुशी होगी क्योंकि फालतू में हिंदुस्तान कम नहीं 12,15,000 करोड़ का नुकसान कराया, ऐसा इसलिए। ये मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता चूँकि आपने किसी बड़ी डिटेल की बात कही है। रहमत अली करबलाई, वालेकुम सलाम। अच्छा, काम्प्टी से हैं रहमत अली करबलाई, माफ़ कीजिएगा, ये नागपुर के नज़दीक एक जगह है काम्प्टी, वहाँ मैं एक बार किसी एक प्रोग्राम में गया भी था। आप बहुत ही रेगुलर हमारे प्रोग्राम देखते हैं। जाफ़र खान साहब, ये कुछ बीजेपी डाउन उन्होंने लिखा। अशफाक काज़मी, अंधभक्तों का क्या होगा, अब तो बिहार में भी हार रहा है अंधभक्तों का बाप। ये देखिए पब्लिक कमेंट्स हैं जो हम इसमें ले रहे हैं, आप लोग सवाल करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कमेंट्स पढ़ने से के मुकाबले। इरफान साकिबी, जमा जैदी, अस्सलाम वालेकुम। बाइडन से क्या उम्मीद करें? देखिए, उम्मीद तो किसी से भी नहीं कर सकते, लेकिन एक बदतरीन किस्म का एक आदमी था ट्रंप, जिसको हम रोज़ाना ख़बरों में बताना भी पड़ता था, क्योंकि बहरहाल किसी मुल्क का अगर प्रेसिडेंट है और अमेरिका जैसे अहम मुल्क का, मैं उसे सुपर पावर नहीं कहता, हाँ अहम मुल्क इसलिए है कि बड़ा मुल्क है और कई मुल्कों की सियासत पर और दुनिया के बहुत से फैसलों पर असरअंदाज होता है, तो वहाँ का प्रेसिडेंट बहरहाल एक अहम शख्सियत का मालिक होता है और उसको ज़िम्मेदाराना तरीके से फ़ैसले लेने चाहिए, जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर रहे थे। जाफ़र खान साहब, वालेकुम सलाम सर, आपसे हिंदुस्तान में 5 से मीडिया हो जाएगी तो देश बहुत ताकि प्यार हो जाएगा, भेदभाव नहीं होगा। जाफ़र खान साहब, मुझे लगता है आप पाकिस्तान से हैं। देखिए, मैं तो इस बात के लिए बार बार कहता हूं कि पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात सबके अच्छे होने चाहिए और किसी दूर बैठे हुए से किसी से दोस्ती करके और हम अपने पड़ोस में दुश्मनी पाल लें, यह कोई समझदारी का काम नहीं होता। हमें आपस में अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। कारोबार, एक दूसरे की ज़रूरत जितना आसानी से एक दूसरे के पास पड़ोस में हम लोग एक दूसरे की पूरी कर सकते हैं, वो बहुत दूर दराज के किसी मुल्क से नहीं, और वो अपने खुद गर्जी में यहाँ आएगा, वो मुल्कों के बीच में इख्तलाफ पैदा करेगा, मुल्कों के अंदर खलफिशार पैदा करेगा और वो अपने हथियार बेचेगा और अपने मिजाज का सियासी निज़ाम कायम करने की कोशिश करेगा। तो ये हर तरफ से लूट का इंतज़ाम होता है। अगर पड़ोसी मुल्क एक दूसरे में बहुत नज़दीक आ जाएं और किसी भी बाहर के मुल्क को, तीसरे मुल्क को उसमें मुदाखलत करने की इजाज़त ना दें, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही समझदारी का काम होगा। अगर पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारा डिफेंस पर भी, फ़ौज पर भी ख़र्च कम होगा और वो जब ख़र्च कम होगा तो हमारे आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन जो ये अमेरिका और इज़राइल और इस किस्म के जो वेस्टर्न मुल्क हैं, वो ये कतई नहीं चाहते कि हमारी रिसोर्सेज हमारे ही मुल्कों पर इस्तेमाल हों, हमारे ही अवाम पर इस्तेमाल हों। वो मुसलसल चोरी, डकैती, रिश्वत, अलग अलग तरीके से
हमारे वसाइल को मुसलसल लूटते रहते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपके सवालात की तरफ। करीम खान सर, ये मैंने बता दिया आपको। सारा गगोई, व्हाट इज़ हैपनिंग विद स्टिक्स 370 एंड सऊदी एंड द मुस्लिम कंट्रीज़। देखिए, सऊदी अरब ने अपने नोट पर जो नक्शा छापा है वो उसमें कश्मीर को शामिल नहीं किया है, भारत और इंडिया का जो 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 नक्शा है। तो ये भारत की नज़र से तो बहुत ही गलत काम है, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि सऊदी अरब एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देता है और दूसरी तरफ भारत के ही खिलाफ ऐसा काम करता है जिसमें भारत सरकार, भारत के लोगों को ठेस पहुंची है। तो ये सऊदी अरब की कहानी है। और सऊदी अरब, मेरा तो 100% यकीन है कि वो बग़ैर अमेरिका यानी वाशिंगटन और तेल अवीव की मर्ज़ी के कुछ नहीं करता, और जिनको हम दोस्त समझते हैं उनके इशारे पर उसने हमारे ही नक्शे को गलत तरीके से पेश किया है। अब हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान अच्छे से कर लेनी चाहिए ताकि धोखे में ना रहें। अब हुकूमतों में बैठे हुए लोग अगर धोखे में रहना चाहते हैं या अपने ही अवाम को धोखा देना चाहते हैं तो ये उनकी बड़ी गलती है। मैं तो इस बात को बार बार कहता हूँ कि दोस्त और दुश्मन की पहचान बहुत ज़रूरी होती है, अपनी शख्सी ज़िंदगी में भी, समाजी ज़िंदगी में भी, और मुल्कों के फ़ैसलों में भी बहुत अहम होती है। इसमें बड़ी कमी आई हुई है और साजिशी तरीके से बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। अशरफ कमाल, वालेकुम सलाम। ज़हीर ख़ान, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनस त्यागी, अख्तर आलम, हेलो। बिलाल, वालेकुम अस्सलाम। अनस त्यागी, वालेकुम सलाम। अशरफ कमाल, ये देखिए, मैं अब आपको सभी को अस्सलाम वालेकुम कह चुका हूँ शुरू में, और उसको अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ काम की बातें हो जाएं, सवाल हों तो ज़्यादा बेहतर है ताकि मैं कुछ जवाब दे सकूं। और ये जो हमारे पास वक्त है, तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, कुछ काम की बातें हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक तरफ से सलाम हो गया, आपकी तरफ से भी वालेकुम सलाम हो गया। काम की बातें हों तो ज़्यादा अच्छा है, और काम की बातें हमेशा इल्म बढ़ाने के लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं। मुश्ताक रज़ा, मेरा नाम मुश्ताक गुजरात से है। ज़हीर ख़ान, मैं शारजा से हूँ, प्लीज़ यूएसए इलेक्शन पर कुछ रोशनी डालें। वो मैं बता चुका, आप शारजा में हैं तो आप ये समझ लें कि यूएई और सऊदी अरब जिस तेज़ी से, और बहरीन और ओमान और सूडान, जो ये बड़ी तेज़ी से ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन के हिस्से के तौर पर इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे थे, उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ाएंगे, हथियार बेचेंगे, और इन मुल्कों में भी जहां अब तक खुशहाली है उसमें खुशहाली कम से कमतर होती चली जाएगी, क्योंकि ईरान का नकली डर दिखा करके हथियार बेचने का सिलसिला बढ़ेगा। इजराइल अपने पास, उसके पास ज़मीन नहीं है। ये देखिए, बहुत दिलचस्प बात है जो सोचने समझने की है। जिस मुल्क के पास पीसफुल अपने मुल्क की ज़मीन नहीं है, जहां मुसलसल जंग होती है, वो तीसरे मुल्क में ही कहीं फैक्ट्री कायम करता है और वहीं से कारोबार दुनिया में करके और अब डॉलर अपनी जेब में भर लेता है। तो ये सब जो अरब मुल्क उससे दोस्ती का दम भरने की बातें कर रहे हैं, ट्रंप उसका तो एक तरह से कह सकते हैं कि मुंह काला हो रहा है वाइट हाउस से। तो अब इनका क्या हाल होगा ये देखने की बात है। ये मुहावरे के तौर पे मैंने कहा मुंह काला, कि मुंह काला किसी का नहीं होता, लेकिन हाँ, वाइट हाउस से विदाई, और बहुत ही बेइज्जती के साथ विदाई की जिस तरह से तैयारी हो रही है। इलेक्शन के रिज़ल्ट से पहले ये बात बताई गई थी कि हो सकता है ज़बरदस्ती फिज़िकली इनको धक्के दे करके बाहर निकालना पड़े। तो ऐसी सूरत में इन मुल्कों का क्या हाल होगा जो उसको अपना माई बाप बना करके बैठे हुए थे, और उन्हें ऐसा लगता था कि बड़े मुल्क का बड़ा प्रेसिडेंट, उससे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई किसी का बिगाड़ने के लिए तैयार भी नहीं है, चाहता भी नहीं है। कोई जंग नहीं चाहता इस दुनिया में। जो दूर से आकर के ये पढ़ाते हैं कि साहब दूसरा आप पे हमला कर देगा, असल में सारा कारोबार डर का है, और इस डर के कारोबार में वो हथियार बेचते हैं और अपने मुदाखलत बढ़ाते हैं मुल्कों के फ़ैसलों में। यही
इन अरब मुल्कों के साथ होने जा रहा है। अब मैं अगले सवाल की तरफ जाता हूँ फेसबुक से। फेसबुक में आशिक के विद योर वेरीफाइड जी कैश ऐप, कॉइन PH ऐप, कॉइन बेस ऐप, लोकल बिटकॉइन ऐप एंड पेपाल ऐप, यू कैन मेक 10,000 पर डे। ये आपने जो है वो पब्लिसिटी शुरू कर दी। ये यानी आप हमारे प्रोग्राम को अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है, एथिक्स के ख़िलाफ़ है। और मैं जो कुछ ख़बरें आपको देता हूँ उसके बारे में आप सवाल करें, ये बहुत ही गैर मुनासिब आपने हरकत की है। आशिक साहब, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। शमसुल इस्लाम साहब, मोहम्मद तलाल जाफरी, मुझे आपकी ख़बर सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब, माशाल्लाह तबारकल्लाह। शबी मोहम्मद काज़मी इज़ वॉचिंग। जाफ़र ख़ान, शबी मोहम्मद साहब, वेलकम है आपका। आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये हमारे रिलेशन में है, हमारे एक तरह से बड़े भाई लगते हैं और ये बड़ी मोहब्बत से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जमा जैदी, अफ्रीका में भी आपका न्यूज़ को पसंद किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जमा साहब, आप अफ्रीका में बैठे हुए देख रहे हैं। दिलशाद अहमद, नो कंट्री इज़ गेटिंग ए ग्रेट मैन नाउ। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं अमेरिका के लिए कि एक बड़े आदमी, बेहतर आदमी को अमेरिका ने नेक्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर चुना है। अशफाक रज़वी साहब, काज़मी साहब, फ्रांस के मामले सऊदी अब तक खामोश है। बिल्कुल, देखिए, ग़ुलामों की कोई आवाज़ नहीं हुआ करती, आप समझ लीजिए। ये सऊदी अरब की हुकूमत ग़ुलाम हुकूमत है। अभी ताज़ा ग़ुलामी और ज़्यादा बढ़ी है अमेरिका और इज़राइल के साथ। तो इन ग़ुलामों की ज़बान नहीं हुआ करती, वो सिर्फ़ अपने आका की तरफ देखते हैं कि वो नाराज़ ना हो जाएं। तो ये इनसे आप ये उम्मीद ना करें। आप खादिमुल हरमैन अपने आप को पब्लिसिटी कराते कराते पूरी दुनिया को धोखा दे करके मुसलमानों का लीडर बनने की जो तमाशा आपने किया था, वो तमाशा अब ख़त्म हो चुका। अब दुनिया के लोग, दुनिया के मुसलमान समझ चुके हैं कि आपकी क्या हकीकत है। आप इज़राइल के पिट्ठू और पपी बन के रह गए हैं। अब ये आप मुसलमानों के लीडर हो ही नहीं सकते। जब कुरान में साफ साफ बताया गया है सब कुछ, उसके ख़िलाफ़ आप अपना ये काम कर रहे हैं। और रोज़ाना देखिए, एक बुनियादी बात होती है, मिसाल के तौर पर कोई मेरे नज़दीकी किसी का कोई कत्ल कर दे, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ। और उसको एक बार कोई हो गई गलती, अनजाने में हो गई, उसे आप माफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर रोज़ाना मेरे रिलेशन के लोगों को कोई कत्ल कर रहा है, तबाह कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, और मैं उसका दोस्त बन करके खड़ा हो जाऊं, तो मुझसे ज़्यादा कमीना कोई नहीं हो सकता। फ़िलिस्तीनियों के साथ रोज़ाना यही हो रहा है, रोज़ाना जुल्म हो रहे हैं। उस जुल्म के होने के बावजूद, मस्जिद अल अक्सा पर इजरायली कब्ज़ा होने के बावजूद, ये ग़ुलाम दिन ब दिन इजराइल के नज़दीक जा रहे हैं। ये कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है, और इसका नतीजा अच्छा इसलिए नहीं आएगा कि वहाँ की अवाम के बारे में इजराइल की एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने पिछले दिनों बाकायदा एक सर्वे कराया है अरब सोशल मीडिया का, और वहीं के अखबार ने, मैंने एक बार आपको रिपोर्ट दी थी, वहाँ के अखबारात ने ये रिपोर्ट दी थी कि 90% अरब लोग इजराइल के साथ ताल्लुकात के ख़िलाफ़ हैं। तो अब आप समझ लीजिए, ये जो बादशाहते हैं ना, ये जो नकली बैठे हुए हैं हुक्मरान, वो उनकी राय अलग है, उनकी मजबूरियां अलग हैं, या वो ग़ुलाम हैं। आम लोग वहाँ के ग़ुलाम नहीं हैं। ये बात बहुत साफ तरीके से सामने आ चुकी है। तो अब आगे देखेंगे हालात किस तरह से बदलते हैं, क्या कुछ होता है। लेकिन ये हकीकत है कि कातिलों के साथ, अपने बच्चों के कातिलों के साथ, अपने मस्जिद अल अक्सा क़िबला अव्वल के काबिज़ों के साथ आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये आखिर कौन सा इंसाफ हो सकता है, कौन सी समझदारी हो सकती है? ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने लोगों का रोज़ कत्ल होता हुआ देखें और कातिल से हाथ बढ़ाएं, हाथ मिलाएं? ये ग़ुलाम ही कर सकते हैं, आज़ाद लोग नहीं कर सकते।
इसके आगे मैं चलता हूँ। तुर्की का क्या हाल है सर? तारिक आलम साहब, तुर्की अपनी जगह ठीक है, वो आज़रबाईजान वाले के मामले में आर्मीनिया के ख़िलाफ़ है, आज़रबाईजान के साथ है, और कई मामलात में वो ईरान के और रूस के भी साथ है। लेकिन बहरहाल बहुत इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत सी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आजकल चल रही हैं, और कॉम्प्लिकेटेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर नतीजा क्या होगा। जो कल तक एक जगह दोस्त मुल्क थे, वो कुछ मामलात में अलग अलग बढ़ जाते हैं, जैसे आज़रबाईजान और आर्मीनिया वाली जंग के मामले में हुआ है। अब सूरत हाल क्या होगी, जो बाइडन के आने के बाद दुनिया की हुकूमत कैसे चलेगी, क्या होगा, ये देखने की बात है। ये बहुत ही अहम सवाल है कि इसमें क्या कुछ सूरत हाल बनती है, ये देखने की बात है। अभी मैं चलता हूँ फेसबुक पर क्या कुछ सवालात आ रहे हैं ये लेने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान की नज़र में डोनाल्ड ट्रंप या बाइडन क्यों मुफीद होगा मुस्तकबिल में? देखिए, जो बाइडन निस्बतन समझदार किस्म का लीडर माना जाता है, और ये जो है बहुत ही समझने की बात है कि ये ठीक चल रहा है। मैं समझता हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक पर तो ठीक नज़र आ रहा है, यूट्यूब पर ज़रा चेक कर लें कहीं कोई कमी है क्या। मैं अभी आगे चलता हूँ। सलाउद्दीन समीर सैफ़ी साहब, सलाउद्दीन वालेकुम अस्सलाम। जाफ़र ख़ान, बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है तो कैसे के यादों में जुड़ के बहुत ध्यान दे रहे हैं उसे तेजस्वी। ये आपका देखिए सवाल बहुत ही उलझा हुआ है। जब रोमन में लिखें तो बहुत सिंपल सीधा एक सेंटेंस में लिखें ताकि ये पता चल सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे अगले सवाल पर जाना है। जाफ़र ख़ान, अपना इंडिया भारत देश का छोड़ के अपने इंडिया का सोचा तो उसमें भला। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शरीफ सर, आप कहाँ से? मोहम्मद शरीफ साहब, मैं दिल्ली में रहता हूँ, नई दिल्ली में, और एक ये यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं, भंडारी सबा ज़्यादा, वालेकुम सलाम। सऊद यूपी, वालेकुम सलाम। मोहम्मद हुसैन मीर, सर सऊदी अरेबिया अमेरिका का ग़ुलाम क्यों बना हुआ है? इसलिए कि वो आवाम के नुमाइंदे हैं ही नहीं। जो आवाम का नुमाइंदा नहीं है वो ग़ुलाम ही होता है। और मैं आपको बता दूं, उस ग़ुलामी के प्रूफ के तौर पर मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप पिछले तकरीबन 1.5-2 साल में कम से कम 4 बार ये दोहरा चुके हैं कि ये अरब हुकूमतें जो हैं, अगर हम इनको सिक्योरिटी ना दें एक हफ़्ता भी, तो ये सरकारें गिर जाएंगी। तो ये आप ये बताइए कि पब्लिकली जो अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बात कह रहा है तो ये बेबुनियाद तो कह नहीं रहा, और उनके जितने फैसले होते हैं वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल के इशारों पर होते हैं। तो ये अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, अपनी हुकूमतें बाकी रखने के लिए, अय्याशी जारी रखने के लिए, आपके हज के पैसे को शराबों में खर्च करने वाले लोग ये कभी मुसलमान का भला नहीं कर सकते। ये सख्त जुमला मैंने कहा है, लेकिन जानबूझ के कह रहा हूँ, चूँकि ऐसे बहुत से सबूत हैं। और आप अगर हज या उम्रा पर जाएं तो मस्जिद हरम के सामने जो 5 स्टार होटल और जिसमें वो बड़ी घंटा घर बना हुआ है, उसके अंदर आप जा कर के देखें, सारी इजरायली कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां वहाँ कारोबार कर रही हैं। ये तो बिल्कुल सामने की बात है। आंखें खोल के जो पूरी दुनिया का हाजी और उम्रा करने वाला जाता है वो अपनी आंखों से देख सकता है। तो ये हमारे जो हाजी जाता है 1-1 रुपया इकट्ठा करके, वो यहूदियों की और ईसाइयों की जेब में चला जाता है, और ये इनकी ग़ुलामी का ही नतीजा है कि वो पैसा सऊदी आम लोगों के जेब तक नहीं पहुंचता, जो दुनिया भर से मुसलमान वहां जा कर के खर्च करता है। तो ये ग़ुलाम है, ग़ुलाम ही रहेंगे जब तक ये हुकूमतें रहेंगी इस तरह की। इनसे कोई भलाई की उम्मीद आप
ना करें। ये बहुत ही अहम बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा तौफीक फ़ुरक़ान साहब, व्हाट अबाउट इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ये तौफीक फ़ुरक़ान साहब, देखिए ये पर्सपेक्टिव अलग अलग है। पाकिस्तान में इसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी सरकार पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहती है। तो ये चूँकि डिस्प्यूटेड है, दोनों मुल्क अपना अपना बताते हैं, दोनों मुल्क अपने मुल्क का हिस्सा बताते हैं। ये सरकारों के बीच के मामलात हैं, वो उन्हें निपटाने की ज़रूरत है। और यूनाइटेड नेशन में भी ये मामलात रहे हैं, और अब 370 हटने के बाद ये मामला फिर से इंटरनेशनल फोरम्स पर नज़र आ रहा है। तो ये सूरत हाल अभी है, इसको देखने की ज़रूरत है। इसमें मैं नहीं समझता कि मैं इसमें और कोई कमेंट करूँगा। हाँ, ये बात सही है कि जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, उसके बाद से ख़ुद कश्मीर के जो लीडर्स, जिनको कई महीने हाउस अरेस्ट रखा गया, वो लोग अब उस मांग को तेज़ी से कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 वापस बहाल किया जाए, 35A वापस बहाल किया जाए। आगे क्या होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी मैं और सवालों को लूँ इससे पहले कि मैं आपसे कुछ चीज़ें और भी शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि देखिए, मीडिया स्टार वर्ल्ड मुसलसल इस कोशिश में है कि अपने जो ये ख़बरों की क्वालिटी और बेहतर करे, वैरायटी और बढ़ाए, और मुल्क की खिदमत ज़्यादा अच्छे से करे। चूँकि मुल्क के लोगों को ख़बरों को सही पर्सपेक्टिव में बताना ये भी एक खिदमत है। इसलिए कि अगर गलत ख़बर कुछ और होगी, बताया आपको कुछ और जाएगा, तो आप फ़ैसले लेने में गलतियां करेंगे, और जब फ़ैसले लेने में गलतियां होती है तो उससे हमेशा नुकसान ही होता है किसी भी मुल्क को, किसी भी समाज को। इरफान साकिबी, लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें मोहब्बत से नवाज रहे हैं। इरफान साकिबी। मोहम्मद सरफराज, वालेकुम सलाम, प्लीज़ टेल अस अबाउट आज़रबाईजान। देखिए, वो अमेरिका के इलेक्शन के मामले में बिल्कुल एक तरह से वहाँ की ख़बरें दब गई हैं, लेकिन जंग अभी रुकी नहीं है। हालात अभी एक तरह से कशीदा हैं दोनों तरफ से, लेकिन शिद्दत में कुछ कमी लग रही है। ऐसा लगता है कि कहीं दोनों मुल्कों के बीच कहीं मीडिएशन का काम हो रहा है। हो सकता है जंगबंदी के ऐलान की कोई ख़बर जल्दी आ जाए, ऐसे कुछ इशारे मिल रहे हैं। अकबर जाफ़री जलालपुरी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जज़ाकल्लाह लिखा है। आगे मोहम्मद तलाल जाफ़री, मुझे आपकी ख़बरें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी ख़बरों को पसंद करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। सर, यूट्यूब चैनल पे लाइव नहीं चल रहा है, ये शिकायत आई है। अभी हम देखते हैं कि क्या अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे कि इसको अगर ये अभी नहीं चल रहा है तो यूट्यूब पर बाद में इसको अपलोड कर दिया जाएगा पूरे एपिसोड को, चूँकि फेसबुक पर मुझे लगता है कि ये पूरा चल रहा है। शाहिद खत्री, वालेकुम सलाम। मोहम्मद मेहताब अली, गठबंधन की सरकार बन रही है, इस बार तेजस्वी तय है, समीकरण को मूल ज्ञात करें, कड़ा मुकाबला नहीं है, बिहार में एक तरफा है। तो ये कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बिहार में ही कोई साहब हैं जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मोहम्मद शाकिर नदवी, जज़ाकल्लाह, आपकी ख़बरें बहुत अच्छी और उम्दा होती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रशीद साहब, आज़रबाईजान के बारे में अभी मेरे पास कोई और ताज़ा ख़बर नहीं है, कोई बड़ी ख़बर होगी तो हम ज़रूर एपिसोड की शक्ल में आपके सामने रखेंगे इसको। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद ये यूट्यूब पर फिर से चला हो, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ये बात अपनी जगह ठीक है कि इसको किसी तरह से ये क्या देखिए यूट्यूब ये चल रहा है कि नहीं, ये एक मिनट में देखता हूँ। ये कुछ और है जो मेरे सामने स्क्रीन पर है। मैं अब फेसबुक के ही सहारे आप लोगों के सवालात लूँगा।
जाफ़र ख़ान साहब बिहार में, ये तो आपका हमने शामिल कर लिया। ग़ुलाम मोहिद्दीन बहुत बहुत शुक्रिया। बंदारी सबाजादे वालेकुम सलाम। कोई और शाहिद खत्री, आप की ख़बर बहुत अच्छी है, आप प्योर न्यूज़ FB पर दिखाइए, पूरी न्यूज़ FB पर दिखाइए। फेसबुक पे कुछ ऐसी टेक्निकल चीज़ें थी जिसकी वजह से हम फेसबुक पर अभी प्रोमो के तौर पर हम देते हैं अपने किसी भी एपिसोड के सिलसिले में, और पूरा एपिसोड हम YouTube पर दिखाते हैं। आप लोग YouTube पर देखें तो मैं समझता हूँ वो बेहतर रहेगा। सब ज़्यादा लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। हुसैन अब्बास जैदी, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, फ्रॉम नजफ़। नजफ़ इराक़ का मुक़द्दस शहर है जहाँ हज़रत अली का रोज़ा है, जहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान ज़ियारत के लिए जाते हैं। और ये वही शहर है जहाँ आयतुल्लाह सिस्तानी, जो पूरी दुनिया में बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर हैं, आम तौर पर तो कहा जाता है कि वो शिया लीडर हैं, लेकिन मैं ख़ुद इराक़ में गया हूँ और बहुत से मुल्कों में गया हूँ, उनको बहुत लोग अपना लीडर मानते हैं जो शिया या मुसलमान भी नहीं है। ख़ुद इराक़ में मैंने ईसाइयों को कहते हुए सुना है कि शियों के ये मर्जा तक़लीद हैं, लेकिन सियासी मामलात में वो हमारे भी लीडर हैं। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं। नजफ़ से आपने ये कहा है, हुसैन अब्बास जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए आप दुआ करें कि आप बहुत अच्छी जगह हैं अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 2003 में जंग कवर करने के लिए इराक़ में था। नजफ़ मेरा कई बार जाना हुआ, और आप, मुझे अंदाज़ है कि आप वहाँ मज़हबी तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पर होंगे। मेरी दुआ है कि आप अपने जो तालीम हासिल करने का मकसद है उसे आप अच्छी तरह से पूरा कर सकें। अब्दुल रियाज शाह, ये बहुत बहुत शुक्रिया। DEM लिखा, मैं नहीं समझता क्या ये आप डमस्कस हैं, कहाँ हैं? मोहम्मद इकबाल अंसारी, इंडिया में क्यों नहीं बैलेट पेपर कहना चाहिए आपको, वोट होता? ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका में क्यों बैलेट पेपर से होता है? देखिए, कुछ हुकूमतें हैं जिन्हें वो सूट करता है उसे ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में इतनी बेशुमार शिकायतों के बावजूद हमारा इलेक्शन कमीशन उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करता। इस 2019 के लोकसभा चुनाव में तो देश भर में जिस तरह से EVM मशीनें प्राइवेट गाड़ियों में मूव करती देखी गई, घरों में देखी गई, ट्रकों में EVM मशीनें दिखाई गई, उस सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने सबसे आंखें बंद की हुई थी। अब भी बहुत से लोगों को बिहार इलेक्शन के रिज़ल्ट के बारे में भी ये डर और शक है कि कहीं EVM में खेल ना हो जाए और जो पब्लिक की चाहत है, जो पब्लिक की चॉइस है, उसके मुताबिक सरकार ना बने। लेकिन ये विश्वास की कमी किसी भी डेमोक्रेसी में बहुत ही बुरी अलामत है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि बहुत से लोग हैं जो देश में EVM मशीन नहीं चाहते, उस पर विश्वास नहीं करते। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन ये डटे हुए हैं कि हम तो EVM मशीन पर ही रहेंगे। और एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि EVM मशीनों को हैक करना मुश्किल नहीं है, हैक करना बहुत आसान है। आपने इकरामुल साहब, सर इंडिया में दंगा होता है मुस्लिम के ऊपर, तो मुस्लिम कैन ट्राई, क्यों सच नहीं? डिटेल्स है सर, फ्रॉम बिहार कटिहार। हाँ, तो ये देखिए, आपने अपनी बात कही, रोमन में लिखी, इसलिए सवाल बहुत ही एक्यूरेट नहीं था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ दंगे होते हैं और सही उसके बाद कार्रवाई नहीं होती और उसकी डिटेल्स भी उतनी खुल करके नहीं आती आवाम के सामने। तो ये बहरहाल ये सिस्टम की ख़राबी है, ये उस सिस्टम की ख़राबी है जिसमें संविधान सेकुलर है, और इस सेकुलर संविधान के बावजूद भी फ़र्क किया जाता है हिंदू मुसलमान में, दलित में, अपर कास्ट, लोअर कास्ट,
इन सब के बीच में फ़र्क करके सरकार वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाती जो उसे निभानी चाहिए। तो ये सूरत है। मुल्क बहुत ही गैर मामूली अजीब हालात से गुज़र रहा है। अबू ज़ैबा गुड सर, आपकी न्यूज़ अच्छी है, इंशाल्लाह सही भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इसको पसंद करते हैं। अबू ज़ैब ईवीएम में काट करनी चाहिए, यानी वो ख़त्म होनी चाहिए। ये अलग अलग इलाक़ों से अपने तरीक़े से बहुत से लोग लिखते हैं सवाल, तो वो सवाल ठीक से नहीं आ पाता। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालात लिए जाएं। ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर चल रहा हमारा प्रोग्राम है। कहीं बीच में यूट्यूब में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम आई, उसको हम पूरे एपिसोड को डाउनलोड करके फेसबुक से हम उसको यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। इसको आप यूट्यूब पर भी अब के कुछ देर बाद देख सकते हैं। और मैं फिर आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल की हर वीडियो के नीचे लिंक होता है, जिसके ज़रिए आप हमें पेटीएम से या एक और लिंक है, उसके ज़रिए अपने कार्ड से मीडिया स्टार वर्ल्ड के कामों में शरीक हो सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, माली मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको हर ख़बर से बाखबर रखा जाए। सिस्टम बहुत ही छोटा है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, और लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि देश विदेश की बहुत सी ख़बरें आप तक मैं पहुंचाता हूं। ख़ास तौर पर जो विदेशों की ख़बरों का हमारा कार्यक्रम है नज़र दुनिया पर, उसमें बहुत रिसर्च होती है, बहुत काम होता है। जो कुछ आपको मिलता है 10, 12, 15 मिनट में, उसके लिए पूरा दिन हमें लगाना होता है ताकि आपको वेरीफाइड, कंफर्म, ऑथेंटिक ख़बरें आप तक पहुंच सकें और आप हम पर विश्वास करते हैं, ये बड़ी बात है। अभी हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो वीडियो चली है वो तकरीबन 27-28 लाख चल चुकी है। उसके अलावा उससे कम बहुत सी चली हैं। अभी जो कल हमने रात में 9 बजे चलाई थी वो तकरीबन 1 लाख का आंकड़े के आसपास है। तो ये बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत है। और अब हमारे सब्सक्राइबर 6,18,000 प्लस हो चुके हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर सही ख़बरें आप तक हम पहुंचाते रहें। अभी टाइम हमारे पास कुछ मिनट का बाकी है। मैं समझता हूँ उसको मैं आप ये प्रोग्राम समेटने से पहले फिर आपसे मैं फिर ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को देखिए, रेगुलर देखिए, और आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ये बहुत अहम बात है। और हम भी बहुत से एक्सपर्ट्स की राय आप तक हम पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये भी हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के हर ख़ित्ते से, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट पर मैं ज़्यादा फोकस रखता हूँ, चूँकि मेरा समझना है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स जिसको समझ में आ गई वो दुनिया की पॉलिटिक्स और अमेरिका और इजराइल की बदमाशियों को अच्छी तरह से समझ सकता है। और वो समझ में आ जाए तो हमें अपनी हुकूमतों में भी क्या कुछ हो रहा है, फ़ैसले कौन से किस वजह से हो रहे हैं, कौन से दबाव में हो रहे हैं, किसके इन्फ्लुएंस में हो रहे हैं, वो भी सब समझ में आने लगती है। और हमें आंखें खोल करके जीने की ज़रूरत है, आंखें बंद करके अंधभक्त बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखा कि अमेरिका में अब अंधभक्तों का क्या होने वाला है। जो ट्रंप के अंधभक्त थे वहाँ भी इसी तरह के सिनेरियो था। अब वहाँ तब्दीलियाँ आने के इशारे मिल रहे हैं। जो बाइडन वहाँ प्रेसिडेंट बनेंगे और ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया भर में वहाँ के इलेक्शन का असर होगा। जो राइट विंग हुकूमतें हैं मुख्तलिफ मुल्कों में वो कमज़ोर पड़ेंगी। अब बहरहाल आने वाले वक्त में देखेंगे क्या कुछ होता है। मैं एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग पूरा 1 घंटा हमारे साथ रहे। मुख्तलिफ़ मुल्कों में, मुख्तलिफ़ शहरों में आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, कोशिश हम करेंगे, आप भी हमारा साथ दीजिए, हम भी कोशिश करके आगे बढ़ते रहेंगे। आपका इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।